हे गाइस, वेलकम टू जुडे। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। जैसे आप लोग वीडियो का टाइटल देख पा रहे होंगे, आज हम जो करने वाले हैं वो है आईकर टेक्नीशियन के जो आपके एग्जाम हुए थे 28 से लेकर 5 ऑफ मार्च तक के आपके पेपर हुए थे। ठीक है, तो आईकर टेक्नीशियन का एग्जाम था, तो उसमें क्या हुए थे, मैथ्स के जो क्वेश्चन थे वो बहुत ही अच्छे लेवल के थे और काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे। ठीक है ना, कैलकुलेटिव प्लस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे। तो वो हम करने वाले हैं। टोटल 300 क्वेश्चन थे जो 12 शिफ्ट्स में हुए थे। तो हम एक शिफ्ट में आपके 25 क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो हम 25 क्वेश्चंस को एक पर्टिकुलर शिफ्ट को करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे आईकर टेक्नीशियन के। तो यहाँ पे क्या होगा, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का फायदा ये होगा कि आपको अप्रोच पता चल जाएगी कि जो क्वेश्चन में आने वाले जो एग्जाम है आईकर के हो गए या फिर एसएससी के हो गए, आपको थोड़ा सा ज़्यादा क्या मिलेगी, अप्रोच मिल जाएगी कि इस तरह से आपको सोचना था। ओके, तो यहाँ से हमें सबसे ज़्यादा फायदा जो होगा आपके एग्जाम में वो क्या होगा, आपकी अप्रोच। ठीक है ना, आपकी अप्रोच ठीक होगी कि किस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना था। ठीक है ना, स्मार्ट सॉल्यूशन मिलेगा कि स्मार्ट किस वे में सोचना था। ठीक है ना, तो ये दोनों चीज़ आपको इस पूरी वीडियो सीरीज में 300 क्वेश्चंस में आपको मिलेंगे। तो मैं अज्यूम करके चलता हूँ कि आपको थोड़ी बहुत मैथ्स आती होगी, आपने कहीं ना कहीं थोड़ी प्रिपरेशन की होगी। बस इसमें हम क्या करने वाले हैं, आपको अप्रोच और थोड़ा सा स्मार्ट वर्क देने वाले हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। तो बिना डिले किए हुए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन है, अ स्फीयर इज प्लेस्ड एन इन्वर्टेड हॉलो कोनिकल वेसल। तो इन्वर्टेड बोला है लेकिन मैं इसको सीधा ही बना देता हूँ। ठीक है, मैंने को सीधा बना दिया। जिसकी रेडियस कितनी है, 7 सेंटीमीटर है, मतलब इसकी रेडियस कितनी हो गई, 7 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, इसकी हाइट 24 सेंटीमीटर हो गई। ये 24 हो गया, ये 7 हो गए, तो 25 हो गया। किससे, ट्रिपलेट से। ठीक है ना, जो आपकी क्या होगी, स्लांट हाइट हो गई, वो क्या होगी, 25 हो गई। ठीक है, इफ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द स्फीयर, जो हाईएस्ट पॉइंट है स्फीयर का वो क्या है, एट द लेवल ऑफ द बेस ऑफ द कोन। ओके, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो आपसे पूछ रहे हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर रेशियो वॉल्यूम ऑफ कोनिकल। ठीक है, तो हम जानते हैं इसको, हम 4/3 पाई आर एस का क्यूब इज इक्वल टू 1/3 पाई आर सी का एच हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाली साइड का आपको सब पता है। ठीक है, इस साइड वाले का आपको अभी हमको पता नहीं है, बस वो ये बोला है। ठीक है, ओके, तो वो कह रहा है कि अब देखो उसने ये चीज बोली कि जो स्फीयर है ना, उसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो कहाँ पे टच कर रहा है, बेस ऑफ द कोन। कहने का मतलब है जो स्फीयर होगा ना दोस्तों, वो इस तरह से जाएगा आपका, ये, तो वो बेस को टच कर रहा है। ठीक है ना, जो इसका बेस है आपका, इसको टच कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, जो उसका हाईएस्ट पॉइंट है, तो हाईएस्ट पॉइंट है तो यहाँ पे टच कर रहे हैं। तो अब क्या रेडियस क्या होगी, इसकी रेडियस तो आपको पता नहीं है, लेकिन हमको पता है कि अगर मैं सेंटर से क्या करूँगा, यहाँ पे से ड्रॉ करूंगा, तो इसको यहाँ पे टेंजेंट मान लेते हैं। ठीक है, एक पॉइंट को टच कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, और ये आपकी रेडियस हो जाएगी, ये आर हो जाएगी। ठीक है, तो इसको इस तरह से समझा देता हूँ कि ये कुछ इस तरह से बनेगा आपका। ओके, ये 7 दे रखा है आपको, यहाँ से मैंने इस बीच से ड्रॉ किया है, ये 90 डिग्री है और ये आपका 90 डिग्री होगा ये वाला। ठीक है, ये आपको आर है, ये आपको आर मानिए, तो ये 24 माइनस आर हो जाएगी। ठीक है, और ये टोटल आपकी 25 दे रही थी और ये टोटल आपकी 24 दे रही थी। तो मतलब सबसे पहले मुझे क्या निकालनी है, स्फीयर की रेडियस निकालनी है, मतलब आर की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे आर की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या लेंगे, सिमिलरिटी लगाएंगे। सिमिलरिटी कैसे लगेगी, 90 के सामने 25 है तो मैंने 25 लिख दिया। ओके, और 90 के सामने 25 है तो इस वाले 90 के सामने 24 माइनस आर है, तो मैंने 24 माइनस आर लिख दिया। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसको थीटा मानता तो ये वाला 90 माइनस थीटा होता कि नहीं होता, वाला एंगल बड़े वाले ट्रायंगल के हिसाब से। अब छोटे वाले ट्रायंगल में 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अब देखो 90 माइनस थीटा के सामने क्या दे रखा है, आर दे रखा, और इसी 90 माइनस थीटा के सामने 7 दे रखा है। तो अब हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 24 इंटू 7 माइनस 7 आर इज इक्वल टू 25 आर, जो कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 32 आर। ठीक है, 32 आर इज इक्वल टू 24 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 32। ये 32 यहाँ से इसको ऐड कर दिया 25 में। ठीक है, अब 8 के टेबल से आप करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 21/4। ठीक है, 8 4 32 और 8 24, 7 21/4। तो मतलब जो स्फीयर की रेडियस है वो कितनी हो जाएगी, 21/4 हो जाएगी। अब यहाँ पे आते हैं,
तो यहाँ पे देखो, यहाँ पाई से पाई कट चुका है, 3 से 3 कट चुका है। अब यहाँ पे क्या बचा है, 4 इंटू 21/4 का 3 बार आप करेंगे तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 4 इंटू 21/4 इंटू 21/4 इंटू 21/4 रेशियो। ओके, अब यहाँ पे इसकी क्या होगी, 7 इंटू 7 इंटू एच कितनी देर की था आपको, 24। तो ये करिए 7 3 जा और 7 3 जा, ठीक है, 4 से 4 कट, 3 8 जा 24। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेरे पास क्या बच गया, 8 और यहाँ 4 बच गया। तो ये हो जाएगा 16 और 8 और यहाँ पे बन जाएगा 21। तो ये आ जाएगा 63 इंटू ये वाला जो बन जाएगा 16 इंटू 8 इज इक्वल टू 128। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 63 रेशियो 128, जो कि ऑप्शन आपका 3 था। ठीक है, तो आपको समझ आएगा, इस क्वेश्चन की अप्रोच मिल गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे आपको दे रखा है ये वाली इक्वेशन और आपसे पूछा है कि इसकी वैल्यू आपको बतानी। तो गाइज यहाँ पे अगर आप हम सॉल्यूशन इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें, कर नहीं पाएंगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो जैसे ही कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा है तो हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू पुट कर लेंगे। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू आप कोशिश ऐसे करिए कि ऐसे ना रखें जिससे दो वैल्यू सेम हो जाए। तो मैं कोशिश हमेशा ही करता हूँ कि या तो मैं थीटा इज इक्वल टू 30 पे या 60 पे चेक कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं थीटा इज इक्वल टू 30 रखता हूँ एक बार, ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू 30 का मतलब कितना हो जाएगा, 3/4 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 इंटू, अब 30 पे कितने की वैल्यू होती है, इसकी 3 होती है। ठीक है, और इसकी हो जाएगी 1/4। तो क्या ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, 4 को 12 12 3 15/4 और 4 3 12 1 13, ये बैलेंस नहीं हुआ। तो मतलब थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री पे तो इक्विवेलेंट नहीं हो रहा है। अगर मैं थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री पे रख के देखूँ तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 इंटू, अब cot 60 का मतलब 1/3 और sin 60 का मतलब है 3/4। ठीक है, अब करके देख लेते हैं इसको। तो ये कितना आएगा, 4 3 12 1 13/4। ठीक है, और यहाँ पे करेंगे 3 इंटू 4 6 13, 13/3 इंटू 4 का मल्टीप्लीकेशन। तो 3 से 3 कट जाएगा, 13/4 क्या आ रहा है, बराबर आ रहे हैं। तो इसका मतलब है थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री है तो 2 इंटू 1/2 प्लस 3 इंटू √3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से 2 कट हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 प्लस 3 √3 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 प्लस 3 √3 जो कि ऑप्शन 4 में ही दिख रहा है मुझे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ABC एंटर इनटू पार्टनरशिप इन्वेस्टिंग देयर कैपिटल इन द रेशियो। देखो भाई, इन्होंने क्या किया है, जो इन्वेस्टमेंट किया है वो इतने रेशियो में 5 6 4 के रेशियो में किया है, और A को 30% ऑफ द टोटल प्रॉफिट मैनेज मिलता है। मतलब अगर आपका प्रॉफिट मैं कहूँ कि 100 रुपये था, तो A को कितना मिल रहा है, 30 रुपये, और बाकी फिर कितना मिल रहा है, 70 रुपये बच जा रहा है। अब ये 70 ये तो A को मिला, और ये जो 70 रुपये मिला ये A प्लस B प्लस C को मिला है। ठीक है, इस तरह से ये बोल रहा है। ठीक है ना, अब हम जो करेंगे A प्लस बी जो 70 है ये किस रेशियो में बटेगा, 5:6:4 में बटेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आ जाएगा 6 5 11 4 15। तो 15 क्या हो रहा है, 70 को डिवाइड करने में हमें थोड़ा दिक्कत होगी। तो मैं क्या मान लेता हूँ ना, 150 रुपये मान लेता हूँ। ठीक है, सपोज 150, तो 150 का 30% निकालेंगे, 3 पंजे 45, तो मतलब A को कितना 45 रुपये मिल रहा है, और बाकी यहाँ जब यहाँ 45 होगा तो ये 105 हो जाएगा। अब जो 105 होगा ना दोस्तों, वो इनसे डिवाइड ईजिली हो जाएगा। ठीक है, 5 6 4 15 से 105 इजिली डिवाइड होगा, क्योंकि 15 7 105। तो कहते हैं कि द रिमेनिंग जो प्रॉफिट है, मतलब जो 105 है वो ABC को डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है किससे, इनके जो इन्वेस्टमेंट है 5 6 4 का इन्वेस्टमेंट है उससे। एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के खत्म होते, द प्रॉफिट ऑफ A वाज, A का जो प्रॉफिट था वो 20,000 रुपये ज्यादा था, किसके प्रॉफिट से, B प्लस C के। तो भाई A को बताओ कितना प्रॉफिट हुआ, A को प्रॉफिट हुआ पहले तो 45 रुपये से इस 150 रुपये में 45 रुपये ये प्रॉफिट माना था। ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना, ये प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट में 45 रुपये तो इसको पहले मिल गया था क्योंकि ये बिजनेस को मैनेज कर रहा था। फिर बाकी जो 105 रुपये ना, इसमें भी तो डिस्ट्रीब्यूट होगा किसके अकॉर्डिंग, इसके। तो 15 की वैल्यू मैंने कहा 105 है, तो 1 की वैल्यू 7 है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 35, 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 42, और 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 28। ठीक है, ओके। तो फिर ए का 5 था यहाँ पे, तो ये जगह 35 रुपये, तो मतलब ए को 35 रुपये और मिले। तो टोटल ए को कितने मिले होगा, 70 10 80,
तो मतलब 80, इस 150 रुपये में ए ने जो कमाए वो 80 रुपये कमाए। और बी प्लस सी ने कितने कमाए फिर बताओ, तो आप बोलोगे 10 × 7 इज इक्वल टू 70 रुपये हो गया। और 70 नहीं हुआ तो यहाँ से करके देख लीजिए, इस 10 की वैल्यू यहाँ पे 70 होगी कि नहीं हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बोल रहा है कि ए को जो प्रॉफिट हुआ वो 20,000 रुपये ज़्यादा था, किससे, बी प्लस सी से। तो यहाँ पे 10 की वैल्यू आप साफ साफ जानते हो कि ये कितना हो गया, 20,000 रुपये हो गया। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, 2,000। ओके, अगर ए की वैल्यू 2,000 आ गई तो उसने बोला बी का कितना प्रॉफिट था। तो भाई आप बताओ, आपने बी को बोला कितना प्रॉफिट हो, तो बी को तो आपने बोला 42 रुपीज़ में लेते। 42, अगर एक की वैल्यू 2,000 है तो 42 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 42 × 2,000 दैट इज 84,000। तो 84,000 का करेक्ट आंसर आ गया। होप सो आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इनकम ऑफ ए इज 356 पर मंथ, ठीक है, इतने रुपए थी, एंड ही सेव 20% ऑफ हिज इनकम। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर 100 रुपये होती तो वो 20% सेव करता था और 20 रुपये वो सेव करता था तो 80 रुपये वो खर्च करता था। अब उसने क्या कहा कि इसकी सैलरी क्या हो गई, 25% का इंक्रीमेंट हो गया, मतलब 100 रुपये से अब 125 रुपये हो गई। तो वो कह रहा है कि उसका जो एक्सपेंडिचर है वो 30% बढ़ गया, है ना, क्या बन गया, 30% बन गया। 30% बढ़ने का मतलब है इस 80 रुपये पे 30% का इंक्रीमेंट किया हमने। तो 30% का इंक्रीमेंट करेंगे तो आप जानते हो, अगर मैं 80 का 10% निकालूँ 8 और 30% कितना, 8 या 24 रुपये बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 104 और यहाँ पे आ जाएगा 21। तो अब दूसरी कंडीशन देखो कि 20 रुपये से 21 रुपये का क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। 20 रुपये से 21 रुपये मतलब कितने परसेंट का, 5% का इंक्रीमेंट हो रहा है, किससे, 20 से 21 आने पे। तो 20 से 21 आने में तो मैं कहता हूँ कि 20% कितना था फिर, तो 20% निकाल रहे हैं हम किसका, 35,600 का हमने 20% निकाला। तो आप बोलोगे ये हो जाएगा आपका 2 जीरो से 2 जोड़ गया, 2 2 6 12, 2 5 11, ठीक है, और हंस 2 3 6 7, तो ये हो जाएगा 7,120 रुपये। तो इतना रुपये था। और इसका मैं अगर कहूँ कि मुझे बताओ भाई इसका 5% इंक्रीमेंट हो रहा है, तो बोलोगे 5% कितना हुआ, तो सीधे सीधे आप बोलोगे 5% इंक्रीमेंट का मतलब है कितना, 1/20, है ना, 1/20 ही तो 5% होता है, तो 1/20 कर देंगे हम इसका। तो 1% इंक्रीमेंट हो रहा है 7,120 पे, जो आप बोल सकते हो 356 रुपीज़ का क्या हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है। तो आंसर हो जाएगा आपका पहला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोला है आपको क्या करना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है। तो आप जानते हो कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है, वो क्या होता है, ए प्लस बी, है ना, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी, यही होता है। इसी चीज़ को हम थोड़ा मॉडिफाई करके ये भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 3ab। कोई दिक्कत, तो बस हम ये दूसरे वाला जो इसका ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। आप डाल दीजिए, ए प्लस बी आपको दे रखा है 5/2, तो 5/2 लिख दिया, ए प्लस बी दैट इज 5/2 का होल स्क्वायर जो आपको ए प्लस बी दे रखा है, -3 इंटू ए बी। ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, एक्स वाई, तो एक्स वाई की वैल्यू 1/6। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ सोचने वाली है कि यहाँ पे आपका एक्स वाई में कोई भी वैल्यू, जैसे कोफिशिएंट कुछ नहीं था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो उसके कोफिशिएंट 2 और 3 भी आएंगे। तो 2 का मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ हो जाएगा, दैट इज 3 दूना 6, तो 6 से 6 कट हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे हम करेंगे 5/2 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 25, 25 में से 4 माइनस 3 दे रखा, ठीक है आपको, 4 3 12, ये बचेगा 13/4 इंटू 5/2 इज इक्वल टू 65/8 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन 3 था। होप सो आपको मेरी बात समझ आई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। द कॉस्ट ऑफ पेन इज 64% लेस। तो बोल रहा है देखो भाई, कॉस्ट ऑफ पेन जो है वो 64% कम है। तो इसका मतलब कि मैं अगर बोलूँ कि जो पेन की और नोटबुक की कॉस्ट है, सपोज नोटबुक की कॉस्ट अगर 100 होती तो पेन की कॉस्ट कितनी होती, 36 होती, 64% कम आ रहा है ना, तो 36 रुपये होगी। तो यहाँ से अगर मैं काटूंगा 4 9 जा 36 और 4 5 जा 20, तो मैंने कहा कि जो पेन और नोटबुक का है वो क्या है, 9/25 का रेशियो में होगा, ठीक है। तो वो कह रहा है कि तब कॉस्ट ऑफ 5 पेन, तो 5 पेन के हिसाब से मैं 5 × 9 कर लेता हूँ, है ना, 5 पेन के, तो ये पेन का है, प्लस देखो ये रेशियो में एक बात ध्यान में रखना, ठीक है। अभी हम रेशियो चेक करें, 3 नोटबुक हो जाएगा,
3 इंटू 25, तो आप बोलोगे 5 9 जे 45 और 25 यहाँ पे 75 और 45 25 इक्वल टू 120। तो जो 120 ये एक्चुअल में ही 120 के बराबर दे रखा है, ठीक है ना। तो मतलब 120 ऑफ x इज इक्वल टू 120, यहाँ पे आप x को बोल सकते हो 1। तो इस 1 का मतलब पता क्या चला कि हम, अगर आप इसको वैसे इस तरह से अगर आप कंफ्यूज ना हो तो मैं लिख सकता हूँ 9 को 9x और 25 को 25x लिख रखा है, ठीक। तो x की वैल्यू 1 यूनिट आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि जो पेन की एक्चुअल कॉस्ट थी वो 9 रुपये ही थी और नोटबुक की एक्चुअल जो कॉस्ट थी वो 25 रुपये ही थी। अभी तक तो रेशियो था, लेकिन जैसे ही हमने एक्स की वैल्यू निकाली तब हमें कंफर्म हो गया कि पेन की कॉस्ट 9 रुपये ही थी और ये 25 रुपये ही थी। तो उसने बोला 8 पेन की कीमत, तो आप जानते हो 8 9 जा 72 हो जाएगा, ठीक है। अब 5 नोटबुक की कीमत 5 इंटू 25 इज इक्वल टू 125, तो आप साफ साफ देख पा रहे होंगे 197 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा काफ़ी अच्छा था, आपको ध्यान में रखना है। देखो यहाँ पे क्या बोला इसने, अभी हैज़ 2 आइटम, इसके पास क्या था, 2 आइटम थे ए बी के पास। व्हेन ही सेल ए, जब ए जो था वो 15% लॉस में बेचा और बी ने क्या किया 25% बोला, तो कोई भी प्रॉफिट और कोई भी लॉस नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि भाई सपोज अगर मैं ए के कॉस्ट प्राइस और ए बी की कीमत कुछ 100 रुपये है दोस्तों, बताओ है कि नहीं। मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर दोनों की कीमत 100 रुपये है, अगर मैं कह रहा हूँ कि भाई मैंने 15% को ए को लॉस में बेचा है ना और बी को 25% लॉस में बेचा, तभी भी हमारा क्या है 100 ही आया। तो आप बोलोगे कि ये कैसे पॉसिबल है ना। ये ऐसे होगा ना कि जो 15% होगा ना ए के जितने परसेंट 15% वैल्यू होगी वो क्या होगी, बी के 25% वैल्यू के बराबर होगी। होगी कि नहीं होगी, इसका मतलब है कॉस्ट प्राइस जो ए की होगी वो ज्यादा होगी, है ना, ज़्यादा होगी। तो उसमें अगर आपने 15% जो उसकी वैल्यू होगी वो बी के 25% के प्रॉफिट के बराबर होगी। ये इस तरह समझो, ठीक है। तो बस यही वाली बात थी, अब यही वाली बात थी तो बस यही हम यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो हम यही करेंगे कि जो ए के 15%, कोई चीज़ बराबर तभी होगी जब एक घट रही है तो दूसरी बढ़ रही है। तो इसका मतलब है दोनों की जो जितनी घटी उतनी ही बढ़नी चाहिए ना प्रॉफिट होने के। तो बस यही, सॉरी, नो लॉस और नो प्रॉफिट होने के लिए। तो 15% ऑफ ए इज इक्वल टू क्या जाएगा 25% ऑफ ए, दैट इज 5 5 जा 5 3 जा। अब हम यहाँ पे कर लेंगे ए बाई बी, तो ए बाई बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5/3। मतलब ए की कॉस्ट प्राइस अगर 5 थी तो बी की कॉस्ट प्राइस 3 थी। तो इसको अपनी सुविधा के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, उसको 500/300 कर लेता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या आगे देखते हैं, व्हेन ही सेल्स ए। अब यहाँ तक तो आ गया कि अभी तक हमने यह माना है कि इसकी कॉस्ट प्राइस 500 है और बी की 300 होगी, लेकिन ये इनकी एक्चुअल कॉस्ट प्राइस नहीं है, ठीक है ना। अभी तक बस मैंने मानी है ये, ठीक है। इफ ही सेल्स ए अगर 25% प्रॉफिट में बेचता, तो देखो अगर ये 25% में प्रॉफिट में बेचेगा किसको, इसको, ठीक है, 25% प्रॉफिट हो जाएगा। तो ए की जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 500। अगर 500 कॉस्ट प्राइस है, 25% प्रॉफिट होगा तो 625 का सेलिंग प्राइस होगा। मैंने कहा ठीक है। फिर यहाँ पे आपने कहा कि बी ने क्या किया 10% लॉस में बेचा, तो 10% लॉस में मतलब 270 रुपये में बेचा। मैंने कहा ठीक है, तो उसको क्या मिला 114 रुपये का। तो भाई देखो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 5 का 5 7 2 9 और ये 895, और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस का सम कितना आ रहा था 800 रुपये। तो यहाँ पे जो 95 है ना, 95 यूनिट जो है गैप आ रहा है वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा 114 के। तो 95 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 114। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा 19 5 जा और 19 6 जा ये हो जाएगा। तो मैंने कहा एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही, आपने कहा 6/5। मैंने कहा ठीक है, जब एक यूनिट की वैल्यू पता चल चुकी है तो यहाँ पे ए ने जो हमने 500 रुपये मानी थी ना, तो यहाँ से अब मुझे क्या पता चल जाएगा, इसकी एक्चुअल कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगी, जो कि कितनी आई 600। मैंने कहा बढ़िया। फिर मैंने कहा बी की कितनी होगी, तो आपने कहा बी की कितनी हो जाएगी 300 इंटू 6/5 दैट 360 रुपये, ठीक है। मैंने कहा ठीक है। अब ये कह रहा है कि अगर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ ए एंड बी इन द फर्स्ट केस। मतलब फर्स्ट केस में उसकी सेलिंग प्राइस कब थी, तो सेलिंग प्राइस क्या था, ये था इसका फर्स्ट केस कि ए ने क्या किया है 15% लॉस में बेचा है और बी ने 25% प्रॉफिट में बेचा है। तो अगर ए किसी चीज़ को 15% लॉस में बेचता दोस्तों, तो आप निकाल लीजिए कितना हो जाएगा, ये 15 छके 90, 90 कम कर दीजिए, 90 कम करने के बाद आ जाएगा 510 रुपये में, ठीक है, पहले केस के अनुसार इतने रुपए में बेचा। और बी ने 25% प्रॉफिट में बेचा, तो 25% प्रॉफिट का अगर मैं निकालूं तो 10 कितना हो जाएगा 36, 20 कितना हो जाएगा 72 और 5 78 दैट इज 90 रुपये ऐड कर देंगे। तो 360 रुपये का 90 रुपये ऐड कर देंगे तो 450 रुपये सेलिंग। अब वो इन दोनों का डिफरेंस पूछता है कि इन दोनों के सेलिंग प्राइस में कितने रुपये का डिफरेंस है, दैट इज 60 रुपीज़ का डिफरेंस है।
ठीक है, काफ़ी अच्छा कैलकुलेशन और कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, ठीक है ना, इजी था लेकिन थोड़ा सा घुमावदार था, लंबा था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 60। होप्स आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब मोटर बोट कैन गो 8.4 किलोमीटर। देखो 8.4 किलोमीटर ये कहाँ जा रहा है, डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, तो बी प्लस डब्ल्यू हो जाता है, ठीक है ना। और 4.8 ये क्या जा रहा है, अप स्ट्रीम में जा रहा है, दैट इज बी माइनस डब्ल्यू। और ये 1 घंटे ले रहा है, 1 आवर, ठीक है, ओके फाइन। फिर कहता है कि वो क्या करता है भाई, थोड़ा ज़्यादा घूमने वाला बंदा था, तो ये फिर से मोटर बोट निकालता है और 17.5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है, दैट इज बी प्लस डब्ल्यू। और क्या करता है, ये 9 किलोमीटर अप स्ट्रीम आता है, दैट इज बी माइनस डब्ल्यू, इजिकल टू कितना हो जाएगा, 2 आवर। मैंने कहा ठीक है। अब दोस्तों इसको कोई कोई क्या करता है, यहाँ पे इनको बैलेंस करता है, किसी को बैलेंस करता है, लेकिन जब मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो मैं इसको बराबर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। जैसे ही मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, तो आप जानते हो ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा और ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो जब ऊपर 2 से मल्टीप्लाई होगा 16.8 आ जाएगा और ये 17.5 है, यहाँ पे 9 ऊपर वाला 9.6 हो जाएगा, ये 9 है, ठीक है। तो और ये दोनों बराबर है, तो मैंने क्या किया, इन दो को 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करोगे ना दोस्तों, तो इधर साइड आ जाएगा 0, यहाँ बचेगा आपका 0.7 बी प्लस डब्ल्यू, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस, यहाँ आ जाएगा 0.6 अपॉन बी माइनस डब्ल्यू। अब यहाँ पे मैं इसको बैलेंस कर, इधर इसको पॉजिटिव साइड लेता तो जाएगा बी माइनस डब्ल्यू, और आपको दिखा 0.7 इज इक्वल टू बी प्लस डब्ल्यू। ये पॉइंट पॉइंट में हटा देता हूँ, उसको 6/7 लिख देता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं होगी आपको, मैंने दोनों जगह से पॉइंट हटा दिया। जब भी आपको इस तरह से दिखाई दे कि बी प्लस डब्ल्यू अपॉन बी माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 7/6, बस मैंने यहाँ पे कंपाउंड डिविडेंडो लगाते हैं, ठीक है, कंपाउंड डिविडेंडो। तो बी प्लस क्या आ जाएगा, बी बाई डब्ल्यू, है ना, आपको लगाना आता होगा, ये हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करो, दैट इज 7 6 13, और फिर 7 माइनस 6 हो जाएगा आपका 1। तो इसका मतलब बी की कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी, और डब्ल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब ये पूछ रहा है हाउ मच टाइम इट विल गो टू 13.2 इन स्टिल वाटर, मतलब बी की वैल्यू पूछा कि बी अगर बी की स्पीड से चलता तो 31.2 किलोमीटर कितना टाइम ले रहा था, तो आपने कहा 31.2 डिवाइडेड बाई 13, मैंने कहा ठीक है, तो आपने कहा 13 टू जा 26, और 13 यहाँ से 5 बचेगा, 52 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2.4, 13 चौको 52, तो 2.4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अ मैन ट्रेवल from point A to B at a speed of 50 km, further B to C 75 km, then he returns C to at x km. If the ratio of the distance between A B is इतना 2/3 का मतलब A से B और ये जाएगा C, ये 2 है, ये 2p डिस्टेंस है, ये 3p डिस्टेंस है, टोटल कितनी हो जाएगी 5p हो जाएगी, ठीक है ना। देन द एवरेज स्पीड ऑफ द एंटायर जर्नी, इतना आपको एवरेज स्पीड दे रखी है, और आपसे पूछा है कि x की वैल्यू कितनी होगी, मतलब जब ये सी से ए की तरफ आता है तो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आया, और ये कितना था 75 था, और ये 50 था। मैंने कहा ठीक है, तो हम जानते हैं कि एवरेज स्पीड कितनी होती है, एवरेज स्पीड जो होती है वो होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टाइम तो गिवन है नहीं, तो टाइम क्या हो जाएगा, टोटल टाइम, टाइम क्या होता है फिर आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इन दोनों का फॉर्मूले का यूज़ करने वाले। तो 61 इंटू 49 का अगर मैं मल्टीप्लीकेशन करूँ दोस्तों, है ना, तो आप क्या कर सकते हो, देखो मैं सीधे इसको 60 लिख लेता हूँ पहले, ठीक है। तो 6 9 54 का 4 हल 5 6 6 4 24 एक 29 इतना आ जाएगा, लेकिन मुझे 49 फिर ऐड करना पड़ेगा इसमें, क्यों, क्योंकि वो 61 था ना, तो मैं इस 61 को 60 प्लस 1 लिखना चाह रहा हूँ, 49 का मल्टीप्लीकेशन, तो 9 का 9 8 9 और 2, ये इतना आ गया मेरा मल्टीप्लीकेशन 61 इंटू 49। लेकिन इसमें 11 का प्लस और करना है, तो ये आ जाएगा 9 9 10 का 0, मतलब 3000 आ गया, ठीक है। तो ये आ गया आपका 3000 डिवाइडेड बाई 11 इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, तो देखो 2x 2p 3p 5p और 10p, तो टोटल हो जाएगा 10p। मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने कहा 2p अपॉन डिस्टेंस निकालने के लिए 2p अपॉन 50 आएगा, दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम, 3p अपॉन 75 डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम, एंड 5p अपॉन ये स्पीड मुझे पता नहीं है, मैंने इसको x माना है, ठीक है ना, इसलिए मैंने, क्योंकि यहाँ पे x लिखा हुआ था इसलिए मैं x नहीं मान रहा था, इसलिए मैंने p ले लिया, ठीक है ना, ओके फाइन। तो देखो इसको यहाँ से करेंगे तो ये 25 हो जाएगा, 30 5 25, दोनों को ऐड करेंगे तो ये 2/25 आ जाएगा, ठीक है ना, 2/25, और p तीन सब जगह p दिख रहा है, तो मैंने p से p काट दिया, ठीक है। अब ये कुछ इस तरह से दिखेगा, यहाँ से 10 से 10 कट चुका है। अब जो इक्वेशन आपको दिख रही होगी वो है 300
डिवाइडेड बाई 11 इज इक्वल टू 1 अपॉन, ठीक है, 2/25 प्लस 5/x, ये दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना। ओके, तो अब दोस्तों मैं क्या करता हूँ ना, मैं सिंपली इस वाली इक्वेशन को इधर डाल दूँ, इधर को इधर डाल देता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही आप मैंने इधर मल्टीप्लाई किया तो 300 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा आपका 12, 12 दूनी 24 प्लस 1500 डिवाइडेड बाय x, ठीक है। ओके, और यहाँ पे हो जाएगा आपका, अच्छा सॉरी ये 11, ये 49 होना था, सॉरी ये 49 दोस्तों, तो ये हो जाएगा 49, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन। अब इसको इधर डाल दीजिए तो ये 1500 है ना, 1500 ये 25 बन जाएगा, 24 माइनस 49 इक्वल टू 25, 25 को यहाँ डाल दिया और इक्वल टू एक्स हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 60। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई आपकी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ से आपसे पूछा है कि भैया आपको बताना है ग्रेटेस्ट नंबर, मतलब एचसीएफ बताना है, और आपका रिमाइंडर जिस हर केस में एन बचा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 5 4 6 5 3 9 8 और आपका बचेगा 6 8 8 9, ठीक है। इन दोनों को हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करके चेक कर लेंगे। सबट्रैक्ट करके चेक कर लेंगे तो देखो यहाँ पे 54 आ गया, हम सीधे ऐसे करेंगे 54, ये बन जाएगा आपका कितना 46 और 4 500 और 318 बेस में ऐड कर दीजिए, तो ये कितना है 8 बार का 2 हाँ लगे 9 5 14 15 का 5 हंस लगी 3 4 852, तो इन दोनों का गैप हो जाएगा 852। उसी तरह हम यहाँ पे भी कर लेंगे, यहाँ पे 0.2 ये हो जाएगा आपका 5400, ठीक है, 600 हो जाएगा आपका 6000, और इसमें 8 8 9 को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो 8 9 2 11 का 1 हंस लगी 1 8 और 1 9 और 6 14, तो 1491। तो अब यहाँ पे हम 1491 करेंगे और डिवाइडेड बाय 852 करेंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आप करेंगे 851 या 852, तो गाइस आप इसको यहाँ पे करेंगे, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 613, ठीक है, 639 है ना, 11 में से 2 गया, हाँ 639 समथिंग आएगा, और 852 करेंगे तो यहाँ पे फिर करेंगे तो 639 इज इक्वल टू 213, फिर 213 से हम करेंगे 639 का मल्टीप्लीकेशन, तो जो आ रहा था एचसीएफ कितना आ जाएगा 213, मतलब मेरा एचसीएफ कितना आ गया 213। अब हम एचसीएफ तो मिल गया लेकिन रिमाइंडर नहीं मिला, तो अब रिमाइंडर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी नंबर को उठा लो, तो मैंने 4 5 4 6 को 213 से डिवाइड करके रिमाइंडर चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप करोगे तो 2 हो जाएगा 426, ठीक है। यहाँ पे करेंगे 14 में से 8 गया, 4 में से 2 गया, 286 आ जाएगा। फिर मैं करूँगा 213, ये आ जाएगा 3, आ जाएगा 77, आपका क्या हो जाएगा रिमाइंडर हो जाएगा। तो उसने बोला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2m इंटू ए, तो देखो 2m मतलब 2 इंटू 213 माइनस ऑफ 3 इंटू 73, 3 3 9 3 321 माइनस 426, इसको माइनस करोगे 207 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ये दे रखा है, ठीक है। तो आपको बहुत तो समझ आ गया होगा किस तरह से हमें ये करना था। इस वाले क्वेश्चन में देखेंगे P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/q का स्क्वायर, ठीक है। तो आप जानते हो कि जब भी हमें से वो करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा, तो हम क्या लिख सकेंगे, एक कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है q स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा कि जब q इज इक्वल टू 4.5 था, p की वैल्यू 1 पॉइंट थी, तो 1.2 इंटू 4.5 इंटू 4.5 इज इक्वल टू k हो जाएगा, दिस इज अ कांस्टेंट। ओके, नाउ यहाँ पे मुझे कांस्टेंट की वैल्यू पता, अब बोला कि अगर p 0.3 हो जाता है तो q की क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, तो यहाँ पे हमें 1.2 इंटू 4.5 इंटू 4.5 रखना पड़ेगा, मतलब कांस्टेंट इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर, लेकिन मुझे क्यू स्क्वायर नहीं पता, तो क्यू स्क्वायर यहाँ पे रख देंगे, इसको मैं 12 लिख लेता हूँ, इसको 45 लिख लेता हूँ, इसको 45 लिख लेता हूँ, और इसको 0 से 1000 से मल्टीप्लाई करता हूँ इंटू 0.3। अब यहाँ से एक जीरो काट के मैं एक जीरो इस भाई को दे देता हूँ, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 3, तो 3 4 जा 12, 5 9 जा 5, 20 जा 5, 9 जा 5, 4 जा 4 से 4 कट, क्यू की वैल्यू आ जाएगी 9, ठीक है। तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इस क्वेश्चन में देखेंगे दोस्तों, अभी वाला क्वेश्चन देखते हैं, डीआई का क्वेश्चन है, ठीक है, डीआई का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको ये प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला दिया हुआ है और इसके अकॉर्डिंग आपको बोला है कि आपको चीज़ें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ये प्रॉफिट का ग्राफ देखें कि प्रॉफिट परसेंट का ग्राफ दे रखा है, देखो आप
ठीक है ना, और ये ईयर्स दे रखे हैं। तो यहाँ पे पूछा था एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए एंड बी इन 2018 वर 2/3, मतलब ए का जो एक्सपेंडिचर था गाइज वो 2x था, तो बी का एक्सपेंडिचर वहाँ 3x था। ठीक है, इफ द टोटल इनकम ऑफ ए और बी की जो इनकम थी वो 355 थी, मतलब इनकम ऑफ ए एंड बी, ए प्लस बी की वैल्यू दे रखी है आपको 355। मैंने कहा ठीक है, ओके। तो पूछा कि टोटल एक्सपेंडिचर की कीमत मतलब क्या था, तो आपका ए प्लस मतलब ई ए प्लस ई बी पूछा, एक्सपेंडिचर ऑफ ए और बी का पूछा हुआ है। तो हम यहाँ पे से क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, एक्सपेंडिचर ढूंढ लेंगे, यहाँ से करेंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट जैसे ए का प्रॉफिट दे रखा आपको 45, ठीक है, तो 45 इज इक्वल टू इनकम आपको नहीं दे रखी है ई ए, मैं लिख लेता हूँ, एक्सपेंडिचर आपको 2x दे रखा था, डिवाइडेड बाई 2x करेंगे, इनटू ऑफ 100 कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे से आप करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 90x आ जाएगा, और यहाँ से यहाँ पे से आप करेंगे 200, तो ये आ जाएगा 290x। ठीक है ना, 200 मैंने उधर डाल दूंगा, देखो 90x हो जाएगा, और यहाँ से 100 मल्टीप्लीकेशन होगा इज इक्वल टू 100 ऑफ आई ए। मैंने कहा ठीक है, फिर आपने कहा इसी तरह से हम करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 40, देखो ना 40 इंटू 120x प्लस 300 आ जाएगा ना, यही तो आएगा। तो 300 कैसे आए, क्योंकि यहाँ पे 3x था, फिर वहाँ पे 3x चले जाएगा, तो ऐसे कर लेके देखो ये आ जाएगा 120x इज इक्वल टू आई बी माइनस ऑफ 3x इंटू 100, ये था ना। तो यहाँ पे से आप करोगे 300 तो ये जाएगा 420x इज इक्वल टू 100 ऑफ आई बी। अब हम ऐड कर लेंगे, तो ये आप ऐड कर लेंगे तो ये जाएगा 600 और 710, 710x इज इक्वल टू कितना आएगा 355 ऑफ इंटू 100 आएगा, क्योंकि आई ए प्लस आई बी की वैल्यू तो आपको दे रखी है ना 355, तो 355 इंटू 100 कॉमन होगा तो 100 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे x की वैल्यू हम क्या करेंगे 355 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 710, तो यहाँ से काटूंगा और यहाँ से 71 का 5 हो जाएगा तो 50 आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 50 आ गई। तो उसने बोला एक्सपेंडिचर कितना था, तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा दोस्तों, टोटल एक्सपेंडिचर अगर पूछा जाए तो 5x होगा, और x की वैल्यू 50 है तो 5x की वैल्यू 250 हो जाएगी, जो कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के बारे में बोला हुआ है कि एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, सपोज ये सर्कल है और ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। ठीक है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। ठीक है, ये कहता है कि ए बी की वैल्यू 21 है, बी सी की वैल्यू 6.8 है, सी डी की वैल्यू 14 है। ये आपको पता नहीं है, लेकिन इसमें बोला हुआ कि ये क्या कर रहे हैं, ए बी, ए सी और ए सी बाइसेक्ट बी डी। ए सी ने क्या किया है, बी डी को हिस्सों में बांटा हुआ है। ठीक है, देन द लेंथ ऑफ ए डी की लेंथ कितनी होगी, तो जब देखो बाइसेक्ट हो गया ना तो क्या होता है 21, ठीक है, इन दोनों का रेशियो इन दोनों के उसके बराबर होता है, तो रेशियो क्या हो जाता है, इसका रेशियो होगा 41 अपॉन 21/4 इज इक्वल टू ऑफ x बाई 16.8। ठीक है, या तो आप इस तरह से लिखो, या फिर आपने बोलो कि 21 इन इसका मल्टीप्लिकेशन और इसका मल्टीप्लिकेशन के इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि बाइसेक्ट हो रहा है। ठीक है, इस तरह से आप कुछ भी दो तरीके से याद रख सकते हो। तो ये हो जाता है आपका 21 इंटू 16.8 डिवाइडेड बाई 14 इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो यहाँ से जब आप इसे सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू 7 3 जा 7 2 जा एंड 2 8 16.4 और 8 3 4 जा 12, हालांकि 1 8 जा 24 8 25.2 होगा। बेसिकली जो रिलेशन आता है सिमिलैरिटी के बेसिस पे आता है। ठीक है, सिमिलैरिटी से निकलता है ये, लेकिन वो लंबा पड़ जाएगा, इसलिए आप डायरेक्टली इन चीज़ों को याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आज का आंसर हो जाएगा पहला, a certain sum invested in a certain rate of percentage, आपसे परसेंटेज है at a simple interest for the 3 years amounts to, देखो अमाउंट टू बोल रहा है, मतलब प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लगा है तो जब तक इसकी वैल्यू 16.660 हो चुकी है। ठीक है, लेकिन आपको इंटरेस्ट पता ही नहीं है, आपको यहाँ पर रेट भी नहीं पता। एंड अमाउंट्स टू 20,000 इन 7/2 ईयर। अब ये कह रहा है कि प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लगा कितने साल पे, 3.5 साल में, तो इतना हो गया, और प्रिंसिपल पे ही इंटरेस्ट लगा जब 7.5 साल का, तो वो 20,000 रुपये हो जाती है। हमने कहा ठीक है, तो आप कुछ नहीं करेंगे, माइनस कर देंगे, तो आप सीधे सीधे यहाँ पे बोल सकते हो कि 4.5 साल की जो वैल्यू दे रहा था ना वो कितना हो जाएगा यहाँ पे, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि 16,160 40 हो जाएगा 200 और 8, ये हो जाएगा आपका 17,000 और ये हो जाएगा आपका 20,000। तो 7 दूनी
3.5 साल का ना, 3.5-4 साल का हो जाएगा, ये नहीं आएगा। तो हमने क्या किया, 7.5 साल में से 3.5 साल माइनस किया तो 4 साल आएगा। 4 साल के जो इंटरेस्ट मिल रहा था वो इतना मिल रहा था। तो हमने कहा ठीक है, एक की वैल्यू कितनी होगी, फिर आपने कहा 4 9 36 एंड 4 6 24। तो एक साल का जो इंटरेस्ट आ रहा था ना दोस्तों, वो इतना आ रहा था 960 रुपये एक साल के लिए। लेकिन हमको तो यहाँ पे ये दे रखा है, तो हमें सबसे पहले प्रिंसिपल निकालना है। क्या निकालना है, प्रिंसिपल। पहले देख लेते हैं, क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट डबल द रेट। मतलब सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा जब रेट आपका डबल होगा। मतलब आपको आर ही नहीं पता, आर सबसे पहले निकालना पड़ेगा, तो आर आपको निकालना पड़ेगा। फिर वो कह रहा है कि प्रिंसिपल भी निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है, और डबल रेट में आपको टाइम दे रखा है, आपसे इंटरेस्ट पूछा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें रेट निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा, एक साल का 960 रुपये आ रहा है, तो 3 साल का कितना, 3.5 साल का कितना रहा होगा। तो आप मैंने क्या किया, 3 मतलब 3 दूना 6 7 बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 480, है ना, 480 इंटू 7 दैट इज 40 का 0, कितना आ जाएगा, 4 7 7 7 8 56 का 6 हंस लगी 5 एंड 7 4 28 33 3,360 रुपये क्या आ रहा दोस्तों, ये मेरा इंटरेस्ट रहा। तो इंटरेस्ट रहा, तो यहाँ से मैं अब निकाल सकता हूँ, क्योंकि आपने क्या बोला 3.5 साल का इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को जोड़ोगे तब इतना आ रहा। तो हमने क्या कर दिया, 16160 में से 3360 माइनस कर दिया। तो यहाँ पे से मेरा प्रिंसिपल आ जाएगा 0 0 एंड 11 में से 3 गया 8 और 15 में से 3 गया 2, 12,800। ये क्या आ गई मेरी दोस्तों, ये मेरी प्रिंसिपल है। ओके फाइन। अब जब मुझे प्रिंसिपल पता चल चुका है 12,800, तो मैंने क्या किया, एक साल में मैंने कहा एक साल में 960 रुपये था, तो 1200 इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबका रेट परसेंट आ जाएगा, ठीक है। 960 रुपये ना, क्योंकि 960 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा था, तो किस रेट परसेंट से मिल रहा होगा, तो हमने कहा इतने से मिल रहा होगा। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो गया, ठीक है, 128 और यहाँ पे आ गया 960। तो अगर आप लोग 4 से डिवाइड कर सकते हो इसको, मैंने 4 से डिवाइड कर दिया, 4 2 जा 8 4 4 जा 16 240 रुपये एंड 4 3 जा 12 एंड 4 2 जा, है ना, 8 30 जा और 8 4 जा। तो साफ साफ पता 15/2 का दिख रहा है, ठीक है ना, 15 बाई यहाँ पे क्या 7.5 हो जाएगा, सॉरी 15/2 नहीं 7.5%। तो रेट कितना आ जाएगा 7.5। अब आपसे क्या पूछा हुआ है, तो आपसे पूछा हुआ है कि जब रेट डबल हो प्रिंसिपल वही रहे, ठीक है ना, जब रेट डबल हो प्रिंसिपल वही रहे और टाइम दे रखा आपको 3/5 ईयर्स के लिए। तो देखो एक चीज़ सुनते हैं, ठीक है ना, सबसे पहले हम इक्विवेलेंट रेट निकाल लेते हैं। तो रेट, अब रेट कितना हो गया, डबल रेट कर दिया 15%, ओके फाइन। तो रेट 15% हो चुका है। टाइम कितना है मेरे पास, 5 दूनी 10 13/5, 13/5 ईयर मेरे पे टाइम है, और प्रिंसिपल दे रखा आपको 12,800। तो सीधे सीधे हम बोल सकते हैं कि 100 की वैल्यू इतनी है। अब मुझे इंटरेस्ट पूछा है, तो सिर्फ इंटरेस्ट निकालना है, मुझे इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है। तो जैसे आप मल्टीप्लाई करो 39, तो मतलब 39 की वैल्यू, 100 की वैल्यू अगर इतनी है तो 39 की वैल्यू कितनी होगी, तो यही आपका इंटरेस्ट है ना, यही आपका इंटरेस्ट है। तो ये हो जाएगा 12,800 डिवाइडेड बाय 39 इंटू 100। तो 100 से 100 की वैल्यू कट गई और 8 9 72, जिसके लास्ट में 2 आ रहा होगा वो आपका आंसर है। तो 2 नहीं है, 2 नहीं है, 2 नहीं है, यूनिट डिजिट का ऑप्शन चौथा है, तो चौथा ही आपका आंसर है। तो यहाँ पे देखो मुझे मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ये तरीके बताऊंगा। ये तरीके क्या है, देखो जब भी आप पेपर करो तो पेपर में कभी भी आप एक मल्टीप्लिकेशन से बचने की कोशिश करो, यूनिट डिजिट और डिजिटल सम का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना है, ठीक है ना। जहाँ पे मजबूरी होगी वहाँ तो करना ही है, लेकिन जैसे यहाँ पे मुझे मल्टीप्लिकेशन करना ही था, ठीक है ना, यहाँ पे मुझे मल्टीप्लिकेशन करना ही था तो मैं कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे नहीं कर सकता। लेकिन आंसर निकालने के लिए लास्ट में आप क्या करो, यूनिट डिजिट और डिजिटल सम का उपयोग कर सकते हो, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 4992 का सिंपल इंटरेस्ट आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोटरसाइकिल वाले की बात है। द मोटरसाइकिल इज अवेलेबल, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। अगर पेपर में इस तरह का पेपर दिखता है तो हमेशा लास्ट में करना है, ठीक है, लास्ट में अगर टाइम बचता है, अदरवाइज इस क्वेश्चन को करते करते आपका क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा टाइम खत्म हो जाएगा। बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है, लास्ट में ही अटेम्प्ट करना है। अब मोटरसाइकिल इज अवेलेबल फॉर दी, मतलब 1,35,000 रुपये की मोटरसाइकिल की कीमत थी, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, 23,800 का डाउन पेमेंट दो और 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट दे दो। क्या कर दो, 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट दे दो। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज इज 15%, आपको रेट क्या क्या, क्या जाएगा, जो
मतलब आपने डाउन पेमेंट देने के बाद जो अमाउंट होगी उसमें 15% के हिसाब से आपको चार्ज किया जाएगा, कंपाउंडेड ईयरली। ठीक है। इफ द टोटल इंटरेस्ट इज पेड इन द इंस्टॉलमेंट इस केस, कितना इंटरेस्ट पेड किया, मतलब आपसे पूछा इंटरेस्ट बताओ, वो आपसे इंस्टॉलमेंट की कीमत नहीं पूछ रहा है, वो आपसे पूछ रहा है इंटरेस्ट बताओ। हमने कहा ठीक है। तो सबसे पहले आपने बोला कि 1,35,000 में, मैंने कहा आपने 23,880 रुपये अगर आप दे दोगे डाउन पेमेंट में तो कितना अमाउंट बच रहा है। तो आपने कहा 0 का 0, मैंने कहा ठीक है। आपने कहा 10 में से 2, मैंने कहा ठीक है। फिर आपने कहा 9 में से गया 1, 4 में से 1, 3 2 में से 1 और 1, इतना अमाउंट मतलब 1,11,120 रुपये आपको देने थे किसमें, एनुअल इंस्टॉलमेंट, लेकिन इसमें 15% का ब्याज पड़ता रहेगा। हमने कहा ठीक है। तो चलो ठीक है, अब करते हैं हम इंस्टॉलमेंट वाला काम। तो देखो भाई 15% को हम क्या लिख सकते हैं, जिसको हम लिख सकते हैं कि 3 रुपये 3/20, मतलब अगर आपका प्रिंसिपल 20 था तो वो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। हमने कहा ठीक है। फिर दूसरे साल के लिए जो लगेगा वो 20²/23 का स्क्वायर लगेगा। हमने कहा ठीक है। फिर आपने कहा 20 क्यूब जो होगा वो लगेगा 23 का क्यूब। हमने कहा ठीक है। लेकिन यहाँ पे इक्वल इंस्टॉलमेंट है, तो सबसे पहले मुझे इक्वल ये तीनों की तीनों जो इंस्टॉलमेंट होंगी ना दोस्तों, ये मुझे बराबर करनी पड़ेगी, इसलिए मुझे 23 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, यहाँ पे 23 के स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो जब यहाँ मल्टीप्लिकेशन होगा तो यहाँ भी हो जाएगा 23 का स्क्वायर इंटू 23, और यहाँ पे जरूरत नहीं है। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 529 इंटू 20 का मल्टीप्लिकेशन प्लस 23 इंटू 400 का मल्टीप्लिकेशन प्लस 8,000, ये आपका आ गया टोटल जो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट थी, दैट इज ये। ठीक है। और आपसे पूछा है, अब जो आपने पूरे के पूरे अमाउंट दी हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 23 का क्यूब। देखो आप कैलकुलेटिव होता जा रहा है ना। तो अब यहाँ पे करेंगे 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 5 जा 10, 10,580 रुपये। यहाँ पे करेंगे 3 4 जा 12, हालांकि 1 4 2 जा 8 और 1 9, 9200 अब प्लस 80, 8,000। ठीक है। इनको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे दोस्तों। क्या कर देंगे, ऐड। तो ये जगह 8 9 17, 17 10 27, 27,580 यही हो रहा है। देखो 18 17, 17 और 10 27, 27,780 रुपये होना था। तो इस टोटल को जब हमने ऐड किया तो 27,080 रुपये हो गया। अब यहाँ पे हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है क्यूब के, किसके, 23 के क्यूब को। तो ये पहले तो हमें निकालना पड़ेगा 520 29 23 दैट 3 9 27 का 7, हालांकि 2 3 2 जो 6 2 8, मैंने कहा ठीक है। और जगह 3 5 जा 15, मैंने कहा ठीक है। फिर करेंगे 2 9 जा 18, हालांकि 1 2 2 जा 4 8 5 एंड 2 5 जा 10। तो ये आ जाएगा आपका 7 का 7, 8 8 8 16 का 6, हालांकि 5 10 11, हालांकि ये क्या आ जाएगा 2 और 1 का 1। अब इसको हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12,167 इंटू 3, तो 3 7 21 का 1, हालांकि 2 3 6 जा 18 और 2 20, हालांकि 3 1 2 5 और 3 2 जा 6 और 3 1 3। तो टोटल जो उसने इंस्टॉलमेंट में जितने पैसा, अगर सपोज उसकी प्रिंसिपल अमाउंट ये होती 27,880, तो वो कितना अमाउंट दे रहा था, इतना अमाउंट उसने पे किया है 36,501 रुपये। तो हमने कहा ठीक है। फिर हमने कहा कि भाई अब ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट पेड किया ना, तो यही तो आपका इंटरेस्ट होगा। तो आप इंटरेस्ट क्या बोलेंगे, फिर कितना हो जाएगा, 27,000 में से, मतलब 3605 में से हम क्या करेंगे, 27,780 को माइनस कर देंगे, जितना अमाउंट आ जाएगा। ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये लगभग आपका आ जाएगा 8,721। ठीक है। तो ये आपका क्या है, आपका इंटरेस्ट है। ठीक है। इतना इंटरेस्ट आपने पेड किया, ये प्रिंसिपल था, ये एक्चुअल अमाउंट आपने पेड की है। तो प्रिंसिपल में से अमाउंट माइनस, ये आपका क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया। क्या यही आंसर है, नहीं। क्यों, क्योंकि एक्चुअल में कॉस्ट कितनी थी, 1120 थी, जबकि ये कितनी है 2778 मानी हुई हमने ना। तो यहाँ पे अब हमने क्या निकालना पड़ेगा, इसका वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, 27,780 की वैल्यू निकालेंगे पहले 111120 से। तो लगभग ये आ जाएगी आपकी 27 और 3 गुना 6, तो लगभग इसकी वैल्यू जो आ जाएगी वो 3 के आसपास आएगी। ठीक है ना गाइस, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3 गुना 8 7 चौको 28 8 दूनी 10। तो इसकी एक की वैल्यू लगभग 4 के आसपास आएगी। ठीक है। 4 से कट जाएगा, देखो 4 से मल्टीप्लाई करें 8 चौको 32, हाँ 4 से हो जाएगा। ठीक है ना। तो 4 इसकी हो जाएगी।
तो अब पूछा कि टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 8721 इंटू 4 का मल्टीप्लीकेशन करें, 4 × 4, ठीक है। लास्ट में 4 देख लीजिए, 4 किसका है, देखो इसका तो है नहीं लेकिन सबका 4 4 है, ठीक है। ओके, फिर 4 दूनी 8, लेकिन 84 देखिए किस किस में है, इसमें 74 है, नहीं हो पाएगा, इसमें 84 है, इसमें 84 है, ठीक है। 8 4 × 4, 4 2 8, 4 7 28, 884 जिसमें होगा वही आंसर है, तो 884 इसमें है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस इससे ज़्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना, कैलकुलेटिव था। ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा लास्ट में करना है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, इसमें क्या बोला हुआ है, ये आपको दिया हुआ है डेटा, और इसमें बोला है द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड फ्रॉम द बी इन 2017-19 इट व्हाट परसेंट appeared is what percent less than the total number of students who passed from school A and C together in 2018-20 में। तो भाई 2017 में और 19 में बी से कितने लड़के अपीयर किए थे, 250, और 2019 में कितने के थे, 350, तो कितने के, 3 2 5 और 1 600 लड़के बी से अपीयर किए थे 2017 और 2019 में। अब ए से कितने लड़के पास हुए वो कह रहे हैं 2018 और 2020 में, तो ए से जो लड़के पास हुए थे वो कितने थे 240 और 2020 में थे 270, तो कितना हो जाएगा 400 510, ठीक है। तो ए से तो 510 पास किए थे 2018 में और 2020 में। उसी तरह सी से अगर हम देखेंगे तो 250 और 340, ठीक है, तो 570 और सी से कितना आ गया 570 8, तो ये जगह 0 7 में 8 1080, तो 1080 से 600 का कितना है, देखो गाइस एक सिंपल है कि ये 500, अगर मैं इसका 50% करूँ ना, मैं सिंपल एक बात कर रहा हूँ, 50% दिमाग में सोचो तो कितना हो जाएगा 540 होगा, तो 50% 540 होगा, मान लो 50% से ऊपर है, तो यहाँ कोई भी ये तीनों के तीनों 50% से ऊपर ही है, तो आपका दिमाग सीधे सीधे आ जाना चाहिए कि 55% इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे गलती मत करना, क्या नहीं करना, ये क्या बोल रहा है दोस्तों कि कितना परसेंट कम है, तो एक्चुअल में बी है कितना परसेंट, 55.5% होगा, क्योंकि 50% है, लेस कितना हो जाएगा, लेस, तो आप बोलोगे 55.5 माइनस कर दो, तो इसका आंसर एक्चुअल में 55 नहीं, इसका आंसर होना चाहिए था 45, ठीक है ना। कई बार पेपरों में ही ऐसी गलती हो जाती है, क्योंकि उसने पूछा कितना कम है, तो भाई कितना कम है, 55% तो है ना, पर कम कितना है, 45.5, 100% से माइनस कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A cylindrical bucket radius 21 and height दे रही है 24 full of water. The water is empty in a rectangular length दे रही है 66, breadth दे रही है, height दे रही है 12% से, तो what is the value of x? सीधे वॉल्यूम कंपेयर करने वाली बोल रहा है, सिलेंड्रिकल का वॉल्यूम कितना होता है, दैट इज 22/7 इंटू 21 इंटू 24 हो जाएगा, इज इक्वल टू 66 इंटू x इंटू 12, तो आएगा 7 3, ठीक है, कोई दिक्कत, 11 दूनी 11 6 हजार, ठीक है, 12 6 के 72, 24 3 72, तो x की वैल्यू हो गई 42, ठीक है, दैट इज थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अब थोड़ा सा सही क्वेश्चन है। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज, ए किसी काम को 40 दिन में करता है, ठीक है, ओके फाइन। बी इज 20% लेस एफिशिएंट देन ए, तो मतलब इसका मतलब 20% का मतलब है 1/5, 1/5 होता है ना 20%, ठीक है। तो अगर बी क्या है, एक कम है, मतलब अगर ए 5 एफिशिएंसी है ए की, तो बी की कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, ठीक है फाइन। सी इज 60% मोर एफिशिएंट देन सी, अब सी क्या है, बी से 60% है, अगर बी 5 है तो सी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। Then AB work for the 8 days and then A leaves and C join the B, both the work complete finished, ठीक है, बोला कितना, तो यहाँ पे देखो B और यहाँ पे एफिशिएंसी क्या हो रही है, डिफरेंट हो रही है, तो हम सबसे पहले बैलेंस कर लेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो A की एफिशिएंसी 5 हो जाएगी, B की 20 हो जाएगी और C की हो जाएगी 32, ओके फाइन, ठीक है। अब ये बोलते हैं कि ए भी वर्क स्टार्ट करते हैं, लेकिन हमें टोटल वर्क पता नहीं है, तो हम टोटल वर्क के लिए क्या करेंगे कि अगर ए की एफिशिएंसी 25 होती और वो 40 दिन उसी काम को करता, तो वो 1000 दिन में करता, कितना मतलब 1000 यूनिट ऑफ वर्क रहता। हमने कहा ठीक है, ये तो हम समझ गए। तो यहाँ पे क्या है, ये ए की एफिशिएंसी है और वो 40 दिन में काम खत्म कर रहा था, और वही काम जो ये 40 दिन में खत्म कर रहा था ना, वही सब अब मिलके काम कर रहे हैं, ठीक है। तो टोटल 1000 यूनिट ऑफ वर्क था, ठीक है, 1000 यूनिट ऑफ वर्क था। तो अब हमने कहा कि ए और बी ने तो मिलकर काम किया 8 दिन तक, तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी थी 20 और 25 45, 45 इंटू 8, तो ये हो जाएगा 8 5 40, लगी 4, 8 4 32 और 360 ऑफ यूनिट ऑफ वर्क ए बी ने 8 दिन में निपटा दिया था। तो बचा कितना
640 यूनिट वर्क, और 640 यूनिट वर्क बी और सी ने निपटाया, ठीक है। और ये कितने दिन में निपटेंगे, 20 और 10 52, 52 डेज में, ठीक है। 52 की एफिशिएंसी से यहाँ से डेज आ जाएंगे, ठीक है। हमने कहा ठीक है, काटो इसे, 4 से काट ले, 4 × 4 4 × 12 एंड 4 × 160, ओके फाइन। 160 कटेगा, नहीं कटेगा, तो हम करेंगे 13, और हम जानते हैं ये हो जाएगा तुम्हारा अप्रोक्सीमेटली 13 कम 13, और यहाँ से बचेगा 2, 13 कम 13 30, तो 13 दूनी 26 12, और बचेगा 4, ठीक है। इतना परसेंट तो बी और इतने डेज तो बी और सी ने लिया, लेकिन 8 डेज ए और बी ने भी तो लिए थे, तो इसमें ऐड कर देंगे तो जाएगा 20/4/13, तो उसने टोटल वर्क पूछा हुआ, तो 20/4/3 हाउ मेनी डेज एंटायर हो गया। 8 ए प्लस बी ने किए थे, है ना, और 12/4/13 किसने किए, सी बी ने किए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें बताया 5 डिजिट नंबर है, और इसमें आपको बोला है कि 3 7 11 से डिवाइड करके देख लीजिए, और जो मल्टीपल भी चीज़ मल्टीपल फॉर आएंगे, कौन सा किसका मल्टीपल होगा, मतलब जो इसकी वैल्यू आएगी, है ना, वो किसका मल्टीपल होगा, तो इन चारों में से मुझे देख के बताना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम 5 डिजिट नंबर निकाल देंगे, एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालनी है। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं कि जो 45999, मैंने एक्स वाई की वैल्यू 99 मान के चल रही है, ठीक है ना, क्योंकि अगर डिविजिबल होगा तो जितना रिमाइंडर आएगा वो माइनस कर देंगे, क्योंकि डिविजल होने के लिए होगा। तो ये हो जाएगा 7 × 21, 21 × 11, 11 से मल्टीप्लीकेशन करने के लिए क्या करते हैं, 1 का 1, इन दोनों का ऐड करो, 2 और 1 3, और 2 का 2, तो 231 होगा। तो 231 करेंगे 2, 462 हो जाएगा, है ना, 462 होगा। यहाँ 49 तो हम कर नहीं सकते हैं, 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 231, तो यहाँ पे 31 मिलेंगे, 8 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और ये 2 आ जाएगा, फिर हम 9 से 9 आ जाएगा ऊपर से। तो अब देखेंगे लगभग अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो 23 और 10 हो जाएगा, तो दैट मीन 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 231 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 9 9 × 27 का 7, हालांकि 2 9 2 18 2 20, तो ये आ जाएगा 2079, तो 0 आ जाएगा यहाँ पे, और 8 से 7 एक बचेगा, और ये 2 आ जाएगा, ठीक है, वही जगह 2, अब ये आ जाएगा 2109, फिर से हमें 9 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 2079, तो यहाँ पे जो रिमाइंडर बचेगा वो आ जाएगा 0, 10 में से 7 गया 3, 0 का 0, और ये आ जाएगा 2 का 0, तो मतलब 30 रिमाइंडर बचा है, तो 30 मतलब एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो उसमें से माइनस कर देंगे। जैसे ही एक्स्ट्रा माइनस करेंगे तो 4959, ये आ जाएगा 6, और ये आ जाएगा 9, तो मतलब x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 9 है। तो अब रख दो इसमें, ठीक है, रख देंगे तो क्या जाएगा, 6 × 36 माइनस ऑफ 9 9 81 प्लस 3 कितना हो जाएगा, तो 18 इसे कर लेते हैं, 3 × 6 = 18, 18 × 9, 18 × 9 जो होता है वो होता है 162, 162, ठीक है, 89 162, ओके। अब कर दीजिए इसमें से -81, तो 81 माइनस करेंगे तो 81 ही आ रहा है ना, और दिया जाएगा 36 7 और 8 3 11 117, 117 किसका मल्टीपल है भाई, 117 है 13 का, 13 नाम है 117, ठीक है, 11 जाएगा नहीं, 7 से जाएगा नहीं, और बचेगा 18 से भी जाएगा नहीं, 13 बचा, 13 नाम है 117, तो 13 का मल्टीपल था जो आपका आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज 42 किलोमीटर पर इट क्रॉसेस अ इलेक्ट्रिक पोल इन 27 सेकंड एंड अ प्लेटफॉर्म इन 51 सेकंड, ओके फाइन। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म की लेंथ, तो भाई लेंथ देखो, लेंथ कितनी आ जाएगी, 42 × 5/18 × 27, ये ट्रेन की लेंथ आ गई, ठीक है। अब लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म क्या आ रही है, वो कितनी आ जाएगी, 51 × 5/18 इंटू कितना हो जाएगा, 5/18/42, कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पे से एल की वैल्यू रख दो, प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी आ जाएगी, तो 51 5/18 और 27, बस यहाँ पे से 27 आ रहा है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे 5/18 × 42, तो ये आपकी लेंथ आ जाएगी, ठीक है ना। पी की लेंथ कितनी आ गई, 27 और 4 31 और 10 24 × 5/18 × 42, ठीक है, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, और 3 40 में जा 14 42, 14 5 70 और 70 70 200, 7 4 28 280, ठीक है। होप्स आपको मेरी बात समझ आ गई। तो आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों का
टाइम डिफरेंस ले लेना अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इन दोनों का टाइम डिफरेंस इंटू 5/18 इंटू स्पीड ऑफ ट्रेन का मल्टीप्लीकेशन करना, आपका आंसर एक ही बारी में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी एन एम आर द मिड पॉइंट। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। अगर आपको थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन हो गई, आपको दिमाग में नहीं आया, तो ये क्वेश्चन आप पे लंबा हो सकता है। ये आपका सी क्या है, 90 डिग्री पे आपको दे रखा है, ठीक है। और आपको बोला है कि ए बी सी इज अ ट्राइंगल वेयर सी इज एट मतलब ट्राइंगल इज एट 90 एट सी, ठीक है। सी पे 90 डिग्री में बना रहा है और आपको ये दे रखा है, ठीक है। और बोला कि एम एन आर द मिड पॉइंट्स, तो एम एन आर द मिड पॉइंट्स, ठीक है। सी एम एंड बी एन इंटरसेक्ट ईच अदर, और सी एन और बी एम इंटरसेक्ट एट ईच अदर। एम कहाँ पे, ए बी में, तो दिस इज एम। एन कहाँ पे, ए सी पे है, दिस इज एन। सी एम और बी एम इंटरसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल डिग्री पे, ये राइट एंगल डिग्री है, ठीक है, ओके फाइन। एट डी, बी सी की वैल्यू दे रखी 9, दिस इज 9। देन पूछा कि बी एन की वैल्यू कितनी होगी, मतलब आपसे कौन सा पूछा हुआ है, ये वाली वैल्यू पूछी है कि बी एन कितनी होगी, ओके। तो देखो इस क्वेश्चन को किस तरह से करते हैं, बहुत तरीके हैं, लेकिन मैं सिमिलैरिटी का यूज़ करूंगा, ठीक है। मैं सिमिलैरिटी का यूज़ करूंगा, आपको कुछ टूल्स का यूज़ करूंगा, बहुत ही अगर आपको टूल्स होंगे तो ध्यान में। देखो अब ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट पे मिल रहे हैं, दैट मीन्स जो बी एन है मैं लिख ले रहा हूँ, ठीक है ना। वैसे आपको हो जाने चाहिए, बी एम और सी एम क्या हो जाएंगे, मीडियन हो जाएंगे, मीडियन, ये दोनों मीडियन हो जाएंगे, ठीक है। अब मीडियन की ये दोनों आपको मीडियन पता चल चुकी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको पता है कि जब आप क्या करते हो, सरकम सेंटर में आते हो, तो ये वाली रेडियस, ये वाली रेडियस और ये वाली आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके गाइस, तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं सिमिलरिटी का यूज़ करने वाला हूँ। और मैं सिमिलरिटी का यूज कुछ इस तरह से करने वाला हूँ कि मैं एक लूँगा आपका ट्राइंगल बी एन सी, बी एन सी, एक ट्राइंगल ये लेने वाला हूँ, और एक ट्राइंगल में लेने वाला हूँ बी डी सी, बी डी सी। देखो ये वाला जो है ना, ये 90 है, तो मैं सपोज मानता हूँ ये थीटा है ना, ये थीटा है, तो ये वाला एंगल हो जाता है 90 माइनस थीटा। अब इस छोटे वाले ट्राइंगल बीडीसी में देखो, तो ये 90 डिग्री बना रहा है, ये 90 डिग्री बना रहा है, तो दिस मस्ट बी द 90 माइनस थीटा, ओके। एंगल सेम है, तो ये क्या होगा, सिमिलर हो जाएंगे आपस में, ठीक है। तो सबसे पहली चीज देखो, इस 90 के सामने क्या है, 9 है, छोटे वाले ट्राइंगल के सामने 9 है, तो इस 90 वाले के सामने क्या है, बी एन है, बी एन है। कोई दिक्कत आपको, मैंने कहा नहीं। फिर आपने कहा 90 माइनस थीटा के, अब फिर से छोटे वाले ट्राइंगल में देखें, तो छोटे वाले ट्राइंगल में क्या हो जाएगा, अब देखो इस थीटा के सामने क्या है, एन सी, सॉरी इस छोटे वाला ट्राइंगल दिख रहा है ना, इस छोटे के सामने क्या है, सी डी, सी डी है, ओके फाइन। और इसी वाले थीटा के सामने क्या है, सी एन, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे पता नहीं है इसलिए लीव कर देते हैं। फिर आगे करते हैं 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा के सामने क्या है, बी डी, बी डी। और इसी 90 माइनस थीटा के सामने क्या है, 9, कोई दिक्कत आपको नहीं। तो ये वाले जो दिख रहे हैं 9 9 जा 81 इज इक्वल टू आ जाएगा बी डी इंटू बी एन, कोई दिक्कत आपको नहीं। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, ये बी डी है और ये बी एन है, लेकिन आपसे पूछा क्या है, बी एन बताओ भाई। अब आप बोलोगे कि भाई अब बी डी कैसे निकालोगे, अब मैं दूसरा सिमिलर लगाऊं, नहीं। अगर आपके दिमाग में ये बात है कि ये जो क्या है, बी एन क्या है, एक मीडियन है, अगर मीडियन है तो आपको पता होना चाहिए, जो मीडियन होती है तो जो बी डी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट होती है, 2:1 में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगी 2/3 ऑफ बी एन। जो बी डी होगी वो बी एन का 2/3 होगी, क्योंकि वो मीडियन है ना, और आपस में इंटरसेक्ट करिए मीडियन, तो 2/1 में करेंगे। दिस डी इज नॉट, ये डी और कुछ नहीं, ये एक सेंट्रॉइड है, ठीक है। इस तरह से आपको कॉन्सेप्ट आ सकते हो। तो 81 इज इक्वल टू 2/3 ऑफ बी एन, मैं लिख सकता हूँ बी एन इंटू बी एन इज इक्वल टू बी एन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 9√3/√2, लेकिन यहाँ पे √2 नहीं है, तो उसको ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दिस इज देन दिस बिकम 2√6। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगर आपके कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इजी है तो 2-3 टूल लगा के आप इसको इजीली कर पाओगे, अदरवाइज ये आधे पेज से ज़्यादा जाएगा एक क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। द एवरेज ऑफ 26 नंबर इज 54.5, द एवरेज ऑफ 50 नंबर इज 50.4 एंड द लास्ट नंबर इज 62.5। तो ये कितने हो गए, 15 12 27 नंबर हो गए, जबकि एक्चुअल में हमारे पास कितने नंबर हैं, 26 नंबर। तो इसका मतलब है जो नंबर है ना, वो 15 नंबर है, वो 2 बार काउंट हो रहा है ना, 2 बार काउंट हो रहा है।
इफ द 15 नंबर बिगनिंग 15 नंबर को आप एक्सक्लूड ही कर दो, देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर, कितने होंगे। तो इसको इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, तो यहाँ पे देख लियो 15 नंबर है और उन पे जो एवरेज है वो एवरेज कितना कम हो रखा है 0.1 और 4.1 का क्या रखा है कम हो रखा है, ठीक है, दिस इज माइनस मैंने कर रखा है। फिर नेक्स्ट करते हैं जो 12 नंबर है उसमें ज़्यादा है कितने नंबर 8 नंबर का इंक्रीमेंट है, ठीक है, डायरेक्टली इंक्रीमेंट है तो मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप करोगे तो ये आ जाएगा आपका 15 चौको 60 और माइनस ऑफ 61.5 आ जाएगा, ठीक है, -61.5 का, क्योंकि 15 चौको 60 और 1 का 0.1 का मतलब 1.5 आ जाएगा, ठीक है, और ये आ जाएगा 61.5 और 12 8 96 इसको ऐड करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे से आप इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 62 4 एंड इतना आ जाएगा। ओके गाइस, तो ये आ गया आपका 34.5, ठीक है। तो ये एक्चुअल में जो 34.5 है ना, ये एक्चुअल में क्या है 15th नंबर की वैल्यू है, ठीक है। अब कैसे आई, क्योंकि ये 27 नंबर का था, माइनस करेंगे 26 नंबर से तो एक नंबर बच रहा है जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो है 15 नंबर, और ये 15 नंबर की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 34.5। अगर आपसे पूछा जाएगा 15 नंबर की वैल्यू क्या होगी तो डायरेक्टली इस तरह से आप यहाँ पे 15 नंबर की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन हमसे पूछा है कि एवरेज क्या होगा, क्या बताना है हमें एवरेज, कि ये 15 नंबर अगर हट जाता है तो एक नंबर अगर हट गया तो 26 में से कितने नंबर हो गए 25। अब 25 में से जब ये नंबर जा रहा है ना तो इतने नंबर का क्या होगा रिडक्शन होगा 34.5 का। तो हमें क्या करना है, यही 34.5 जो होंगे वो भरेगा कौन, ये 25 भरेंगे, तो हमने कहा 25 भरेंगे, ये चला गया तो नेगेटिव हो जाएगा, है ना। अब 25 से माइनस करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 1.38 का नेगेटिव आएगा, ठीक है ना, क्योंकि चला गया है तो इतना घटेगा, और ये जो 1.38 है ये बैलेंस करने के लिए 25 को देना पड़ेगा, 25 बच्चों को देना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा माइनस करेंगे किसमें से 54.5 माइनस 1.38 करेंगे तो जो अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा 58 में 38 गया तो लास्ट में बचेगा 120। 120 बचने के लिए वैसे डायरेक्टली आप देख सकते हो 53 इज द करेक्ट आंसर, 53.12, तो आंसर आ जाएगा 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A shopkeeper sells toys each for 264 रुपए का बेचता है, आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन द मार्क्ड प्राइस में वो 12% का डिस्काउंट देता, ठीक है। हैड ही नॉट गिवन एनी डिस्काउंट ही वुड हैव अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 20%। अगर वो डिस्काउंट नहीं देता तो उसे 20% डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम एमपी और सीपी का रेशियो निकालना जानते हैं, ठीक है। सीपी कितना हो जाता है जितना 88 हो जाएगा, क्योंकि 100 माइनस 12 और ये हो जाएगा प्रॉफिट कितना हो जाएगा 120। तो यहाँ पे से हम कर सकते हैं, ये हो जाएगा 4 2 2 जा एंड 4 3 जा, और इसको हम फिर से करेंगे तो ये हो जाएगा 11/15, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि इसकी अगर 15 आपकी एमपी 15 होगी तो कॉस्ट प्राइस कितनी होगी 11 हो गई, ठीक है। ओके, अब भी कहते हैं, अच्छा सॉरी यहाँ पे इसने कंडीशन दे रखी है, सॉरी मैंने कुछ और समझ लिया, इसको कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पे सिंपल बोला कि अगर वो 12% का डिस्काउंट देता है, ठीक है, 12% का डिस्काउंट देता है, 12% का मतलब 88 में वो कोई चीज़ है, 88 में डिस्काउंट देता है तो 80 चीज़ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 264 हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये हो गया, तो वो कहता है अगर वो डिस्काउंट नहीं देता तो उसे कितना 20% का डिस्काउंट मतलब प्रॉफिट होता है। अगर वो डिस्काउंट नहीं देता है ना, ये हैड नॉट गिवन एनी डिस्काउंट, तब हो जाता है। सबसे पहले हम सेलिंग प्राइस से यहाँ पे निकाल देंगे, तो यहाँ पे से हम निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 11 8 जा 88 एंड 11 2 और 4 और 8 से 24, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो 100 की वैल्यू 300 आ जाएगी, मतलब आपका एमपी के कितना हो गया 300 हो गया, ठीक है। अगर वो 300 रुपये की चीज़ होती, अगर वो आप डिस्काउंट नहीं था मतलब 300 में ही बेच रहा है तो उसे 20% प्रॉफिट हो रहा है, दैट मीन्स 5 की चीज़ 6 में बिक रही है ना, तभी तो कोई चीज़ प्रॉफिट हो रही होगी उसे 20% का। 20 मतलब 6 की चीज़ कितनी हो जाएगी 50 से मल्टीप्लाई करके 300, क्योंकि उसने अब कोई डिस्काउंट नहीं दिया ना, तो यही एमपी ही सेलिंग प्राइस होगा। सेलिंग प्राइस जो कि 6 में बेच रहा है तो 300, तो यहाँ पे ही 50 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका कितना 50 से करेंगे 250 रुपये, ठीक है। अब 250 रुपये हो गई आपकी कॉस्ट प्राइस, ठीक है। आपकी जो एक्चुअल कॉस्ट रहेगी वो निकल जाएगी 250 रुपये, ठीक है। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल ट्वाइस डिक्रीज बाय 20%, अब 20% का डिक्रीमेंट होता है,
ठीक है। तो 20% का डिक्रीमेंट कर दो आप, -20% का डिक्रीमेंट कर दो तो 250 में से 50 कट जाएगा, दैट इज 200 रुपये। तो अब जो कॉस्ट वो होगी वो कितनी हो जाएगी, 200 कॉस्ट प्राइस। अब लेकिन उसे प्रॉफिट कितना कमाना है, 20% ही उसे प्रॉफिट कमाना है, तो कितना हो जाएगा, 240 रुपये हो जाएगा। ठीक, आंसर इज ए। ठीक है, होप सो आपको मेरी बात समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे 24 की तरफ। आपका क्या है, बॉड मास की तरह करेगा। सबसे पहले आप यहाँ पे ये वाला देख लीजिए, क्योंकि प्लस में इसके बाद डिवाइड हो रहा है, तो देखो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 30 15/30 इक्वल टू 2, तो ये आ जाएगा 1, तो मतलब ये वाली वैल्यू 1 दे रहा है। ठीक है, अब इस तरफ चलते हैं, यहाँ पे ऑफ सबसे पहले होगा, तो 1/10 इंटू 5 50 और डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 5 माइनस 1/5 हो जाएगा ये वाला पोर्शन। ठीक है, फिर आया माइनस, यहाँ पे -3 होगा, +3 हो जाएगा, इंटू, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले डिवाइड होगा बॉड मास, ठीक है ना, ब्रैकेट ऑफ और डिवीजन, तो डिवीजन होगा तो दैट इज 2/5, ये हो जाएगा 2/5 प्लस 1। अब देखो 3 2 6 5 माइनस प्लस माइनस ऑफ 1/5, और ये हो जाएगा आपका 5 और ये हो जाएगा 1, तो देखो ये 6 हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा 1 बनाएगा ये, तो ये हो जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 25 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, और ए और बी कैन फिल अ टैंक इन 9 आवर 15 आवर रिस्पेक्टिव, मतलब ठीक है 9 घंटे और 15 आवर में भर देते हैं। तो ए किसी काम को कितने में, 9 घंटे में करता है, बी उसी काम को 15 आवर में करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बोल रहा है, बोथ पाइप वर ओपन्ड at the same time. After some time, it was found that there was a leak of the bottom of the tank, which was capable of taking a full tank in इतने में। तो सी जितने में ये दोनों भर रहे थे ना, सी उसी उसको खाली कर सकते कितने में, 45/2 में। ठीक है, और इन तीनों का हम निकाल देंगे टोटल कितना यूनिट है, 45 आएगा, ये -2 एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी 3 और ए की एफिशिएंसी 5। इट वॉज प्रिपेयर्ड इफ द गॉड टैंक फिल्ड इन द टोटल 6 आवर में भर जाता अगर टैंक, देन हाउ मच टाइम वॉज लीक रिपेयर। अब देखो मेरी बात समझो, अगर कोई लीक नहीं होता, कोई भी लीक नहीं होता, तो आप बोलते हैं कि 45 का 8 करेंगे तो ये आ जाएगा 8/5 कितना, 8 × 40 और 5 × 45, तो इतने आवर में टैंक भर जाना चाहिए था अगर कोई भी लीक नहीं होता। ओके, हमने कहा ठीक है, तो लेकिन अब वो कितने घंटे ले रहा है, 6 घंटे, तो मतलब 3/8 आवर किसको, ए प्लस बी को एक्स्ट्रा काम करना पड़ा। क्यों, क्योंकि जो सी था वो लीक कर रहा था, और जो लीक कर रहा था वो इनको एक्स्ट्रा काम करना पड़ा 3/8 आवर, उस लीक की जितना लीक ने निकाला होगा ना उसको भरने में। हमने कहा ठीक है, तो आपने बोला कि 3/8 इज इक्वल टू ए प्लस बी। हमने कहा ठीक है, विच इज इक्वल टू, किसके इक्वल हो जाएगा, सी की। सी ने क्या किया होगा, जितनी देर काम किया होगा, है ना, 2 की एफिशिएंसी से उसने क्या किया है, 2 की एफिशिएंसी से उसने x मिनट, जितने मिनट उसने काम की, जितनी देर उसने लीक किया होगा ना, ये क्या है, लीक टाइम, जितनी देर उसने 2 की एफिशिएंसी से लीक टाइम किया होगा, उस काम को a प्लस बी को 3/8 आवर में करना पड़ा, तभी तो जाके 6 आवर में कंप्लीट होगा। तो यहीं से बस यही हो गया, यह आ जाएगा 3/8 इंटू ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 8, है ना, इज इक्वल टू 2। ये सी की एफिशिएंसी है और उसने x टाइम काम किया था, तो 2 के एफिशिएंसी से इतना टाइम करके जितना अमाउंट ऑफ निकाला होगा वही अमाउंट तो बी ए प्लस बी ने 8 की एफिशिएंसी 3/8 टाइम पे की है, तो बस यहाँ पे हो जाएगा 8 से 8 कट हो जाएगा और x की वैल्यू 3/2 आ जाएगी, दैट इज 1/1 आवर। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यही आंसर था, इसका आंसर आएगा 1/1। अच्छा चलो, इसका दूसरा मेथड भी समझा देता हूँ। ठीक है, अगर आपको इस तरह से समझ ना आया हो कि मैंने क्या किया है, तो मैं आपको दूसरा तरीका भी खोज देता हूँ। देखो अब समझो, मेरी बात समझो भाई, जो आपका क्या है ना, सपोज मान के चलते हैं कि a प्लस बी ने, है ना, सपोज अगर मैं कहूँ कि टोटल वो काम करते हैं, वो 6 + x काम करते हैं। ठीक है, अगर वो 6 घंटे x उसके काम करते हैं, तो a प्लस बी ने कितना काम किया होगा, तो 6 माइनस x डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, जो क्या हो जाएगा 45 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, और इसको एक सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 3, और यहाँ पे भी x की वैल्यू हाफ आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी, 1.5। अब इसमें ये x क्या है, आप समझो, देखो अगर ये तीनों के तीनों मिलके काम कर रहे होते हैं ना, 5 2 8 और -6, तो क्योंकि लीक कर रहा है और ये दोनों भर रहे हैं,
तो इन तीनों ने मिलकर काम किया ना शुरू में, तो इसलिए मैंने लिखा है कि उन्होंने एक्स जो टाइम है भाई, तीनों ने मिलके एक्स टाइम काम किया। कितनी यूनिट एफिशिएंसी से? 6 एफिशिएंसी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सी भी था, इस वाली कंडीशन में सी भी यहाँ सी लीक कर रहा था -2 और ए प्लस बी भर रहे थे 6 मतलब 8 की स्पीड से, तो टोटल जो एफ हो जाएगी वो 6 हो जाएगी। और उन्होंने कितना टाइम किया? एक्स यूनिट टाइम, मतलब एक्स टाइम पे काम किया, तीनों ने मिलके काम कर रहे थे, ठीक है। तब जाके उन्होंने इतना अमाउंट ऑफ भरा होगा। अब सी तो हो गया बंद। अब इस कंडीशन के बाद जब एक्स टाइम के बाद सी हो गया बंद, तो जब टोटल टाइम को 6 लगा भरने में, तो तब बी उसके बाद तो ए और बी ने ही काम किया होगा ना 6 माइनस एक्स टाइम के बाद। तो 6 माइनस एक्स के बाद सिर्फ ए प्लस बी थे, 8 हो जाएगा। इसको जो टोटल काम करना था इनको 45 करना था, 45 लिख दिया। आप इसे सॉल्व करेंगे तो 1.5 वो आ जाएगा, ठीक है। ओके गाइस, होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये पहला पार्ट था। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएंगे जो आज का जो हमने किया था, ठीक है। ये शिफ्ट कौन सी थी, मैं शिफ्ट डालता हूँ। ये 28 तारीख की, ठीक है, 28 फरवरी 2022 की थी, मॉर्निंग शिफ्ट, ठीक है। 9 बजे से 9 बजे वाली शिफ्ट थी, ठीक है। 9 से 10-11 वाली शिफ्ट थी, ठीक है। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आएंगी, और कोई क्वेरी है, कोई भी सजेशन है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।